Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Tarkshastra. So friends, we have already been making videos on the law of thoughts, and we were like the last video that we had posted was part 2 of the general defenses which can be claimed by the defendant under the law of tort. Today we are gonna go through that series, and we are gonna in this video we are gonna go through the part 3 of general defenses, where we are gonna go through some more general defenses which can be claimed by the defendant. So please watch this video till the end, and if you haven't watched the part 1 and part 2 of general defenses, please first go and watch those videos and then come back to this video, because that is gonna be an important one for you. Other than that, if you like this video, please give us a thumbs up. Also comment on our video, that helps us a lot, and share this with all the students out there. Also subscribe to our YouTube channel, that motivates us. Let's begin. So general defenses में we had already gone through voluntary non-fit injury in our part 1, plaintiff the wrongdoer and inevitable accident, act of God, and private defense in our part 2. Today we are going to go through the mistake, okay, what is mistake and necessity, etc etc, है ना, statutory authority, और एक और चीज़ है जो हम लोग देखेंगे, that is novus actus interveniens act of third party. So let's start with mistake. Now mistake usually हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट के डिफेंसेस में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, बट कुछ इंस्टेंसेस पे मिस्टेक जो है, एक जेन्युइन मिस्टेक अगर होती है तो उसको भी एज अ डिफेंस की तरह क्लेम किया जाता है. बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू पीपल. सो मिस्टेक को जब भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग दो तरीके की मिस्टेक पढ़ेंगे. वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड द अदर वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ किसी भी कानून में, किसी भी जगह, है ना, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ डिफेंस किसी भी जगह. बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो क्लेम किया जा सकता है अंडर क्रिमिनल एंड सिविल लॉज, है ना, एज अ डिफेंस. पर लॉ ऑफ टॉर्ट में ना ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ तो डेफिनेटली नहीं क्लेम किया जा सकता है. पर फिर सर आपने मिस्टेक क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पर गुड फेथ टर्म भी आ जाता है. गुड फेथ में अगर कोई मिस्टेक कर देता है तो वो लायबल, उसके लिए फिर डिफेंस क्लेम किया जा सकता है ऑफ द मिस्टेक. जब हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पढ़ेंगे तो मैं तुम लोगों को वहाँ पर एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा मिस्टेक का. आज हम लोग समझते क्या है. So mistake whether of law or fact is usually no defense and cannot exempt one from liability in tort. However, mistake of fact does not impose penal liability. When a defendant acts under a mistaken belief in some situation, then he may use the defense of mistake to avoid his liability under the law of tort. ठीक है, genuine कोई गलती होती है जिसमें कुछ गुड फेथ में उसने एक्शन किया था और उसको नॉलेज नहीं थी, तो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मिस्टेक का डिफेंस मिल जाता है. अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस टू दिस. मैं कुछ दो केसेस लेकर आया हूँ, उनका डिस्कशन करते हैं. वन इज मॉरिसन वर्सेस रिची एंड कंपनी. क्या होता है इस केस में? तो जो डिफेंडेंट है उसकी कंपनी से एक स्टेटमेंट पब्लिश हो जाता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ के लिए, जिसमें मिस्टेकनली वो पब्लिश होता है, जिसमें बोलते हैं जो कंपनी है, दैट सेज द पब्लिश्ड स्टेटमेंट स्टेट्स दैट द प्लेंटिफ हैज़ गॉट 2 ट्विन्स, है ना, उनको 2 ट्विन्स पैदा हुए हैं. 2 ट्विन्स नहीं, मतलब एक ट्विन कपल, है ना, पेयर. सो एक ट्विन हुआ है, पेयर ऑफ बेबीज हुए हैं, ठीक है. बट एक्चुअल में जो फैक्ट था दैट वाज कि जो प्लेंटिफ है उसकी अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, ठीक है. तो दैट स्टेटमेंट रन्स इनटू द सोसाइटी एज अ डिफेमेशन फॉर द प्लेंटिफ. जो प्लेंटिफ है वो केस कर देता है. जो डिफेंडेंट है वो बोलता है कि भैया मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया.
and the court finds that no, you will be liable for this act because इस चीज़ को हम लोग गुड फेथ में भी आपको अलाउ नहीं कर सकते. You must have checked it before making such statements into the public. ठीक है, तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द केस जहाँ पर मिस्टेक को नहीं माना गया था, डिफेंस क्लेम नहीं कर पाए थे. ठीक है, सो अगेन कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टीज. सो इस वाले केस में क्या होता है, देयर इज एन ऑक्शनर, है ना, जो ऑक्शन करते हैं. सो वो अपने कंज्यूमर के, अपने जो कस्टमर है ना, अपने कस्टमर के कुछ गुड्स को ऑक्शन कर देते हैं ये समझ के कि जो मेरा कस्टमर है ये उसके ही गुड्स हैं. एक्चुअल में वो जो उनका कस्टमर था, जो गुड्स उन्होंने ऑक्शन करे वो उसके नहीं थे. तो जो रियल ओनर रहता है उन गुड्स का, वो आता है, वो इनके ऊपर केस कर देता है ऑक्शनियर के ऊपर. तो ऑक्शनियर बोलता है, ऑक्शनियर प्राइवेट डिफेंस लेता है मिस्टेक का कि भाई मुझसे मिस्टेक हो गई, जेन्युइन मिस्टेक, गुड फेथ में, आई डिडंट हैड दैट नॉलेज, है ना. कोर्ट ये हेल्प करती है कि नहीं, यू भले ही आपने ये गलती करी लेकिन this will not be coming or you cannot claim the defense of mistake. Why? Because you must have checked before selling or auctioning those goods that does that belong to your customer or not. तो यहाँ पर भी जो मिस्टेक का डिफेंस है वो क्लेम नहीं हो पाया था. नेक्स्ट, नेसेसिटी कब होता है, जब कोई एक्ट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी. अब यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं, नेसेसरी मतलब कि भले ही उससे कुछ नुकसान हो जाता है प्लेंटिफ का, पर अगर वो नहीं लेता एक्शन डिफेंडेंट तो बाकी सोसाइटी एट लार्ज, पीपल एट लार्ज के लिए नुकसान हो सकता था. नाउ ये वाला जो डिफेंस है ये इनएविटेबल एक्सीडेंट के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स. याद रखना, इनएविटेबल एक्सीडेंट में जो एक्शन लिया जाता है या जो डिफेंडेंट के द्वारा एक्शन होता है वो उसके हाथों में नहीं था, इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल, है ना. वहीं नेसेसिटी में जो एक्शन लेता है डिफेंडेंट वो सोच समझ के लेता है ना, वो अपने खुद से वो एक्शन लेता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस जो कि डिफरेंसेस बिटवीन नेसेसिटी एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नेसेसिटी में अब क्या होता है, सो द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मे बी यूज्ड वेयर अ डिफेंडेंट हैज़ इन्फ्लिक्टेड डैमेज ऑन एन innocent plaintiff in order to prevent some greater damage from ensuing. The difference is based on a Latin term salus populi suprema lex, meaning the good of the people is the supreme law, है ना. अगेन सेम चीज़ ये आपको डालना है अपने लैटिन मैगजीन्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है कि जो लोगों का जो अच्छा है वो सबसे बड़ा कानून है. ठीक है. To avail of this defense, the following conditions must be fulfilled. पहला क्या है, there must exist a necessity that is a state of affair as compels a person to act. एक necessity होना चाहिए जिसके कारण जो compel करती है उस person को act करने के लिए. It must compel him to act immediately और immediately act करने के लिए कि और कोई चारा नहीं है, ये ही करना पड़ेगा. He has to make a choice between an individual's interest and the interest of society. तो क्या मैं एक का नुकसान करके बाकी लोगों का फ़ायदा करूं, वो चॉइस अगर है और बाकी लोगों का फ़ायदा होता है उससे, तो डेफिनेटली दैट्स एन एक्ट ऑफ नेसेसिटी. पर्सन मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, ऑनेस्टी एंड रीजनेबल. एज इज़ द इमरजेंसी सो इज़ द लेटिट्यूड फॉर एक्शन. वही प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना, कि उसके जो इमरजेंसी जितनी बड़ी उतना बड़ा फोर्स यूज़ किया जा सकता है, उतना बड़ा एक्ट किया जा सकता है. दैट इज़ टू बी नोटेड. कुछ केसेस हैं, ठीक है. क्या क्या केसेस हैं, पहला हम लोग देखते हैं ली वर्सेस ग्लैडस्टोन. ठीक है, यहाँ से अपन लोग स्टार्ट करते हैं. क्या होता है इसमें ली वर्सेस ग्लैडस्टोन में, इसमें एक प्रिजनर रहता है, वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाता है. ठीक है, अब हंगर स्ट्राइक पे चले जाता है तो जो वहाँ पर प्रिजन में जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं वो उसको ज़बरदस्ती फिर खाना खिलाते हैं, है ना, ताकि वो उसको उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए या फिर उसकी डेथ ना हो जाए, तो उसको फीड करते हैं फोर्सफुली. ठीक है. अब होता क्या है कि जो पर्सन है वो केस कर देता है बैटरी का, टॉर्ट ऑफ बैटरी.
ठीक है, कि भैया इन्होंने मेरे साथ फोर्सफुली कुछ चीज़ करी, पर कोर्ट और जो डिफेंडेंट है वो बोलते हैं कि भैया दैट वाज अ नेसेसरी एक्ट, इट वाज वेरी नेसेसरी बचाने के लिए। कोर्ट भी मानता है कि ये जो एक्ट था ये काफ़ी नेसेसरी था और इसीलिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं करार दिया जाता है। नेक्स्ट इज कार्टर वर्सेस थॉमस। इस केस में जो डिफेंडेंट रहता है वो प्लेंटिफ के घर, मतलब प्लेंटिफ की जो लैंड है या जो घर है उसमें ट्रेसपास कर देता है, क्योंकि प्लेंटिफ के घर पे आग लग जाती है, तो वो आग को बुझाने चले जाता है, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी जो फायर मैन थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो जो प्लेंटिफ है वो केस कर देता है, भाई तूने ट्रेसपास कैसे करा। जो डिफेंडेंट है वो क्लेम करता है कि भाई मैं तो जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश करने गया था। कोर्ट ये बोलती है कि भैया ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी नहीं है। वाई? बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी फायरमैन प्रेजेंट थे और ये जो थ्रेट है डेफिनेटली वो लोग उसको हैंडल कर लेते थे, तो आपको वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। सो दिस इज़ अगेन अ केस। नेक्स्ट इज कर्क वर्सेस या किर्क वर्सेस ग्रेगोरी। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक पर्सन है, बेसिकली प्लेंटिफ जो है जिसके बिहाफ पे प्लेंटिफ आता है, वो पर्सन जो है उसकी सिस्टर इन लॉ, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो लेट्स से ए नाम का एक पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो ज्वेलरी निकाल के, जो उनकी ज्वेलरी रहती है वो निकाल के और सेफ गार्ड करने के लिए बोलती है, नेसेसिटी ये चोर चकारों से बचाने के लिए वो कहीं पर उसको छुपा देती है। ठीक है, नाउ जब उसके एग्जीक्यूटर्स आते हैं उसकी विल वगैरह और ये चेक करने, तो देखते हैं कि भैया ज्वेलरी नहीं है, तो वो केस कर देते हैं, पता पड़ता है सिस्टर इन लॉ ने छुपाई थी, केस कर देते हैं सिस्टर इन लॉ के ऊपर। सिस्टर इन लॉ बोलती है कि भैया दैट वाज एन एक्ट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि वो मुझे ज्वेलरी बचानी थी, वही चोर चकारी हो जाती, उसकी चोरी हो जाती। कोर्ट ये हेल्प करती, कोर्ट बेसिकली जो सिस्टर इन लॉ है उसको लायबल ठहराती है, ये बोलती है कि भैया दिस वाज नॉट एन एक्ट ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं थी ज्वेलरी को निकाल के छुपाने की। सो दिस इज अगेन अ केस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होता है, तो जब भी कोई एक्ट करा गया है बाई एन अथॉरिटी which generates its power through law, है ना, जिसको लॉ के द्वारा वो पावर दिया गया था। तो कोई भी अगर अथॉरिटी कानून के दायरे में रहते हुए कोई एक्ट करती है, अब उस एक्ट के कारण भले ही टॉर्ट हो जाए, तब भी जो प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ को कुछ नुकसान होता है उससे, तब भी प्लेंटिफ जो है कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द डिफेंडेंट because that's an statutory authority. Okay, I'll just read it out loud for you people. So if an act is authorized by an act or statute, then it is not actionable even if it would constitute a tort otherwise. भले ही वो tort अगर वो कोई और पर्सन करता होता तो tort होता, पर क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है तो वो tort नहीं कहलाएगा। इट इज़ अ कंप्लीट डिफेंस, एक कंप्लीट डिफेंस है, एंड द इंजर्ड पार्टी हैज़ नो रेमेडी एक्सेप्ट फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन एज मे हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट। कभी कभार कुछ केसेस में कंपनसेशन जो है वो मिलता है। फॉर इंस्टेंस जब रोड तोड़ते हैं, है ना, तो लोगों का घर टूट जाता है जब रोड का चौड़ीकरण होता है, या रेलवे लाइन लगती है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर करती है लोगों के लैंड, तो उसमें अगर कंपनसेशन का प्रावधान है, ठीक है, कि भाई ऐसी कंडीशन में जो जिसकी भी प्रॉपर्टी को ले लिया जाएगा गवर्नमेंट उसको कैप्चर कर लेगी, उसको कंपनसेशन देना ज़रूरी होगा, तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, पर टॉर्ट नहीं क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो डिफेंस है ये एक एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है। हाउएवर इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट डिफेंस एज इट मे बी डिफीटेड। ये डिफीट हो सकता है कब? इफ़ द इंडिविजुअल एक्सरसाइजिंग द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी डज दिस फोर थिंग। पहला क्या है? एक्सीड्स द स्कोप ऑफ दिस अथॉरिटी।
वो अपनी अथॉरिटी की जो पावर है उसको अगर एक्सीड करके कोई एक्शन करता है तो दैट पर्सन कैन नॉट, दैट अथॉरिटी कैन नॉट क्लेम द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सेकेंड, एक्ट्स इन अ नेग्लिजेंट और रेकलेस मैनर। अगर वो जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो कुछ नेग्लिजेंट एक्ट या कोई रेकलेस एक्ट कर देता है तो डेफिनेटली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाला डिफेंस नहीं क्लेम करा जा सकता। फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी एप्लीकेबल प्रोसीजर और रेगुलेशन, जिस तरीके का प्रोसीजर या रेगुलेशन उनको लॉ में जो लिखा हुआ है उसकी तरह अगर उन्होंने एक्ट करा है तब तो ठीक है, पर अगर उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर्स जो है उनको फॉलो नहीं करा है तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज दैट एक्ट इज इनहेरेंटली डेंजरस और इफ इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट। तो या तो एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और या तो वो एक्ट ऐसा है जो कि शुरुआत से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इट वाज वेरी डेंजरस, है ना, बहुत ही डेंजरस अगर एक्ट है तो भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस जो है वो क्लेम नहीं किया जा सकता है। कुछ केसेस हैं, 2 केसेस हैं। पहला है हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड। इसमें जो डिफेंडेंट है जो प्लेंटिफ है उसका घर जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है उसका डीवैल्यूएशन हो जाता है, वो डिप्रिसिएशन हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी उसके पास में एक रेलवे लाइन बन जाती है तो रेलवे वहाँ से रेलगाड़ी वहाँ से गुजरती है, उसके कारण नॉइज़ होता है और वाइब्रेशन के कारण उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। वो केस करता है लेकिन कोर्ट ये हेल्प करती है कि भैया डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के थ्रू वो रेलवे लाइन बनी थी और वहाँ पर जो रेलवे चल रही है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से गवर्न होकर चल रही है एंड देयरफॉर डिफेंडेंट जो है वो डिफेंस क्लेम करता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। नेक्स्ट इज हेज स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इसमें क्या होता है, इसमें जो डिफेंडेंट कंपनी है उसकी रेलवे लाइन पर बेसिकली जो रेलवे के जो कर्मचारी है, जो वर्कमैन हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग घास काटते हैं, जो भी एक्स्ट्रा वीड या घास जो उगता है उसको काटते हैं और उसको रेकलेसली नेग्लिजेंटली उसको पास में रख देते हैं, मतलब जो रेल की पटरियां हैं उसके पास में रख देते हैं। अब होता क्या है कि ट्रेन चलती है वहाँ से, तो ट्रेन के चलने से जो फायर होती है, जो रेलवे के पहिए होते हैं और जो रेल की पटरी होती है उससे जो फायर होती है वो कैच कर जाता है वो जो सूखी हुई घास रहती है उसमें, और उससे क्या होता है, हवा चलती है तो जो प्लेंटिफ है उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है उस पर आग लग जाती है और प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है। तो वो केस कर देता है डिफेंडेंट कंपनी पर, रेलवे कंपनी पर। रेलवे कंपनी जो है वो डिफेंस क्लेम करती है कि भैया अपनी तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, लेकिन जो कोर्ट है वो रेलवे कंपनी को लायबल ठहराती है ये बोलते हुए कि भैया यहाँ पर जो आपका एक्ट है, आपकी जो वर्कमैन थे उन्होंने रेकलेसली काम करा, उन्होंने जो ग्रास है वो वहाँ पर छोड़ दी थी और उसके कारण जो नुकसान हुआ है प्लेंटिफ को वो झेलना पड़ा है, तो डेफिनेटली आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, दिस इज ओके। सो नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी नोवस एक्टर्स इंटरवीनियंस। नोवस एक्टर्स इंटरवीनियंस इज द मैक्सिम, दिस इज द लास्ट डिफेंस, जनरल डिफेंसेस जो क्लेम किए जा सकते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में। क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, कॉज ऑफ एक्शन जब पढ़ेंगे आगे की चैप्टर्स में हम लोग इसको देखेंगे क्या होता है। आई विल जस्ट रीड इट आउट लाउड फॉर यू पीपल, और या तो फिर मैं एक बारी पहले समझा देता हूँ। तो कोई भी एक्शन जब होता है, डिफेंडेंट ने कोई एक्शन लिया और कोई भी बीच में कोई पर्सन आके उस एक्शन में इंटरवीनिंग एक्ट कर दे, उस इंटरवीनिंग एक्ट के कारण वो अपना जो डिफेंडेंट है वो कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर दे और उसके कारण बेसिकली जो एक्ट किया था उसमें कोई पर्सन आके इंटरवीनिंग एक्ट कर दे, मतलब बीच में आ जाए, हस्तक्षेप कर दे, ठीक है, जिसके कारण प्लेंटिफ को कुछ नुकसान हो जाता है। तो डिफेंडेंट जो है वो क्लेम कर सकता है कि भैया इसमें मेरी गलती नहीं है, देयर वाज अ थर्ड पार्टी जिसके एक्ट के कारण प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, अगर वो पार्टी नहीं होती बीच में तो प्लेंटिफ को कभी नुकसान ही नहीं होता। दिस इज द डिफेंस।
क्या बोलता है? इट इज अ न्यू इंटरवीनिंग एक्ट और इवेंट दैट ब्रेक्स द चेन ऑफ कॉजेशन. चेन ऑफ कॉजेशन मतलब किसी एक्ट के कारण कुछ कॉज हो, फिर उस कॉज के कारण कुछ कॉज हो, उस कॉज के कारण उस एक्ट के कारण कुछ कॉज हो और फाइनल कॉन्सिक्वेंस हो. तो एक्ट से लेकर जो फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो कॉजेज होते हैं उस एक्ट के कारण, वो पूरी चेन ऑफ कॉजेशन कहलाती है. तो सपोजिटली ये जो चेन ऑफ कॉजेशन में अगर प्लेंटिफ को कुछ नहीं होता, अगर ये चेन ऑफ कॉजेशन वैसा का वैसा चलता, पर कोई थर्ड पार्टी आई और उसके इंटरवीनिंग, उसके बीच में आने के कारण वो जो कॉज ऑफ एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंस ऐसा हुआ कि प्लेंटिफ को नुकसान हो जाए, तो इसके लिए डिफेंडेंट की गलती नहीं होनी चाहिए. दिस इज व्हाट दिस डिफेंस सेज, दैट इज इट ब्रेक्स द causal link between an original wrongful act and its consequences. It can be used as a defense by the defendant to argue that they should not be held responsible for subsequent events due to the occurrence of an independent or intervening act. तो डिफेंस यही बोलता है कि भैया कोई अगर इंटरवेनिंग एक्ट हुआ है बाय दी थर्ड पार्टी तो उसके लिए डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए अगर किसी भी प्लेंटिफ को नुकसान होता है ऐसे किसी एक्ट से. एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ पार्टी कॉल्ड एक्स. एक्स जो है एक लाइटेड बॉम्ब है ना, एक लाइटेड बॉम्ब को रस्सी बम को, एक काम करो, रस्सी बम, वो जो बड़ा वाला रस्सी बम होता है ना, वो लेता है, उसको जलाता है, उसकी बड़ी पुछंडी करके उसको जलाता है और क्राउड जाता रहता है, उस क्राउड के ऊपर फेंक देता है. ठीक है, क्राउड में एक पर्सन भी है, उसके ऊपर वो एकदम से आता है बम, वो देखता है ये तो बम है, वो फटाफट से लेता है और उसको फेंक देता है ना, किसी और के ऊपर. ऐसे ऐसे करके वो सी के पास जाता है, सी डी के ऊपर फेंक देता है और डी के पास जैसे ही आता है वो बम फूट जाता है जिससे डी को इंजरी होती है. डी जो है, क्या डी को सी के ऊपर केस करना चाहिए या डी को ए के ऊपर करना चाहिए? तो ऐसा मानते हैं कि डी ए के ऊपर करता है. ठीक है, जिसने पहले वो बॉम्ब फेंका था ऊपर से जला के, डी ए के ऊपर डी जो है वो ए के ऊपर केस कर देता है. ए बोलता है कि भैया नोवस एक्टस इंटरवेनियंस, यहाँ पर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, मैंने तो ऐसे ही फेंका था, उसने फिर फेंका किसी और के ऊपर, उसने किसी के ऊपर फेंका. पर कोर्ट ये हेल्प करती है कि भैया जो ए है वो लायबल है. वाई? बिकॉज यहाँ से जब वो, इसमें एक टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी होता है, क्या होता है अपन लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो दैट सेज कि भैया अगर कोई भी एक्शन ऐसा है जो करने के बाद डिफेंड या करने से पहले कोई भी रीजनेबल मैन होता, वो ये सोच सकता था कि इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये एक्शन का ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो माना जाएगा कि भैया वो पर्सन जो है वो लायबल है उन एक्शंस के लिए, वो पर्सन लायबल है उन एक्शंस के लिए. मैं अगेन बताता हूँ, फोर्सिबिलिटी का टेस्ट जो होता है या रीजनेबल मैन का जो टेस्ट होता है वो कहता है कि कोई भी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है ना, कब वो चेन ऑफ कॉजेशन में आता है, जब कोई भी रीजनेबल मैन अगर वो एक्शन को करेगा तो वो रीजनेबली फोर्सी कर सकता है कि इस एक्शन के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. वो सारे एक्ट के लिए डिफेंडेंट लायबल होगा. वो सारे एक्शन अगर डिफेंडेंट करता है और उससे वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो डिफेंडेंट लायबल होगा. दिस इज़ इट. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को कितना पार्ट अच्छा लगा, कितना पार्ट जो आपको लगता है कि नहीं मेरे को वापस से समझाने की ज़रूरत है, मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना. आपके जो भी ओपिनियंस होते हैं वो बताना, और आप अगर चाहते हो कि मैं कुछ और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स. मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. गॉड ब्लेस यू ऑल.